बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने बीएस इंग्लिश बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश जो कि कोर्स कोड 1425940959 और 8504 जो है ना कोर्स कोड पर ये मुश्तमिल है। ये बुक जो है ना और इसके लेक्चर्स का आगाज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम तमाम के तमाम जो टेक्निकल कम्युनिकेशन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं 142594 ये 3 यूनिट पर कंप्राइजेज हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी इस कोर्स कोड में। जिनके 3 कोर्स कोड हैं और जो भी स्टूडेंट इससे रिलेटेड हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे यूनिट 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल कम्युनिकेशन से बातचीत होगी इस पूरे के पूरे यूनिट में और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल कम्युनिकेशन। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द आपके रिलेटिव्स में आपके बहन भाइयों में 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं वो भी लेक्चर और उनके पीटीबी सिलेबस के तमाम लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल कम्युनिकेशन, जैसा कि ये विजुअल एड है तो इस किस्म के कम्युनिकेशंस को इस पूरे के पूरे यूनिट में एलैबोरेट किया जाएगा और तमाम जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी टेक्निकल कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, एजुकेशन में, किसी कंपनी में है या किसी भी ऐसी मतलब फैक्ट्री में है जहां पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों की दोनों जो आप चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं वो इंट्रोडक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट में ऑब्जेक्टिव और ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आपके पेज पे है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका 2 मिनट ज़ाया ना हो, तो आप ये देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं इनका रिलेटेड कम्युनिकेशन से है। आप टेक्निकल कम्युनिकेशन ये कहलाता है बिजनेस लैंग्वेजेस में और इंट्रोडक्शन यही है इसका जो आपको मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पेक्ट के लिहाज से। ये एडवांस मेथड है कम्युनिकेशन का, स्पेशली करंट एरा में जिसमें आप ग्लोबल वर्ल्ड में आप डिजिटल लाइफ में आप जी रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़रूरी होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल जिसमें आप लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह शामिल होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स होते हैं और ये आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसा कि अभी आप जान चुके हैं और इसके करैक्टरिस्टिक क्या है कि ह्यूमन जनरेशन को एक दूसरे के रवाबत के लिए इसको परफेक्शन क्रिएट के तौर पर लिया जाता है और अपने मकासद को अकम्प्लिश किया जाता है कम्युनिकेशन के वे में। टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो दौरानिया है, जो एरा है, वो 21st सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंस की हैसियत अख्तियार कर चुका है और इसको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेजाइज किया गया है टेक्निकल कम्युनिकेशन के तौर पर। यूनिवर्सिटी में इन तमाम चीज़ों को अडाप्ट कर लिया हुआ है और इस किस्म के कोर्सेज और अडाप्ट करके तैयार करके अपने ग्रेजुएट्स को टेक्निकल कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में, ग्लोबलाइज में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और उस पर जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उसमें इस चैप्टर में इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट पहलुओं पर डिस्कस किया जाएगा। लैंग्विस्टिक के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया जाएगा कि कौन से किस किस इरा में, और इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जिसको आप अडाप्ट करके इसके काबिल होंगे कि आप कम्युनिकेशन कर सकें। ये आपके इंट्रोडक्शन है। ऑब्जेक्टिव है कि इसको टेक्निकल कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को आप सीखेंगे, आपका डेफिनेशन देखेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के, किस किस रेंज और किस किस इरा में इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ साथ ग्लोबल एस्पेक्ट में टेक्निकल कम्युनिकेशन की और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किस तरह इसको तरतीब किया जाता है उसकी आप रिकॉग्नाइजेशन कर सकेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन ये वक्त की ज़रूरत है और ये कम्युनिकेशन का इफेक्टिवली वे है जो कि वक्त की ज़रूरत है और इसको इस इम्पोर्टेंट फील्ड को नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वाइल्डली कंटेक्स्ट में और यूनिवर्सिटी में भी इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन होना चाहिए और उसने इस बेसिस पे प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं जो मुनासिब किस्म के हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के इरा में, ताकि उसमें उनके ग्रेजुएट्स को तैयार करके दुनिया में उसको लॉन्च किया जा सके। इसके साथ साथ जो इसके सब्जेक्ट हैं इसको अंडरस्टैंड करना, उसकी डेफिनेशन को समझना, ये किलिंग वर्थ ने और
गिलबर्टसन ने 1988 में ही बता दिया गया था टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो आपने काम को तरतीब देना है, पीपल को चेंज करना है और उनके माइंडसेट को चेंज करना है और ऐसे तरीके अडॉप्ट करना है कि आपकी जो डिटर्मिनेशन है उसको फुलफिल किया जा सके। इसके दो पार्ट्स हैं। पहली पार्ट में आपने खास तौर पे अपनी जो राइटिंग ऑफ वर्डिंग है, यानी कि वर्डिंग की राइटिंग है, उसको लेके चलना है और उसको टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेस करना होता है अपने रिटर्न में। दूसरा जो इसका पार्ट है जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेटिंग का एक तरीका हो सकता है और प्राइमरीली इसको यूटिलाइज किया जाता है रिटर्न के मोड में। दूसरा आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है कि आप बातचीत कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी आप कंपनी में बैठे होते हैं तो वो भी आप उसका पार्ट होता है और उसको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन तैयार कर रहे होते हैं और ये थोड़ा सा इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, इसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये थोड़ा सा टफ सा आपको दूसरा पार्ट लगता है। रिटर्न का है, एक आपका ओरल का कम्युनिकेशन का होता है। और जो चूंकि रिटन है वो रिलायबल और अफोर्डेबल है, इसको आसानी से आप इजीली लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और फिर उसको आप मैसेज को पहुंचा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन इसकी बनती है कि पीपल में चेंज जो लाया जा सकता है इंफॉर्मेशन की कंटेक्स्ट में, उसको किस तरह कन्विंस किया जा सकता है। आपने जो कौन से टॉपिक लेके उसके फेवर में जो काम है टेक्निकल उसको फोकस किया जाता है टेक्निकल कम्युनिकेशंस पे, उन टॉपिक्स पे और ऑडियंस को फेवर में उन तमाम चीज़ों को तैयार किया जाता है ताकि उसको वो इम्प्रेस हो सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। यूएस इरा में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का पैटर्न है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो इंडिविजुअल को उनकी परसेप्शन के बेसिस पे होता है और देन उसको फिर वो उसके सजेशन दी जाती हैं उन तमाम मैसेज के। और ये कल्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी होती है। आमतौर पर वहाँ पे जो चीज़ें चल रही होती है, एक वेब थिंकिंग होती है और ये चाइनीज़ ट्रेडिशन है। इंडिविजुअल थिंकिंग जो है वो अमेरिकन बेस पे है, वेब थिंकिंग है और उसको ग्रुप थिंकिंग भी कहा जाता है, वो चाइनीज बेसिस पे होती है और वो उस तरीके से वो अपने कम्युनिकेशन को जो है ना वो कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे जो इनका रिलेशनशिप होता है वो मेन चीज़ तो आपने कम्युनिकेट ही करनी होती है। कोई मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने होते हैं, खा वो इंडिविजुअल है, खा वो आपका वेब थिंकिंग है, यानी कि आपका ग्रुप स्ट्रक्चर का सेंटेंसेस को यूज करते हैं। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में जो अगर हम बात करें तो मैं डेली लंच के लिए जाता हूँ, आई गो टू लंच एवरी डे। चाइनीज की बात करें तो एवरी डे टू लंच आई गो, यानी कि मैसेज पहुंचाने का जो एक तरीकाकार है वो डिफरेंट प्लेसेस है और इन तमाम चीज़ों को एम्फिसाइज किया जाएगा इन जुमलों में आपका इंडिविजुअल तौर पे। सेकंड जो एम्फिसाइज किया जाएगा वो आपका जो विमर टीचिंग कहलाएगा, जो आपका वेब टीचिंग तरीकाकार कहलाता है। इसको रोल ऑफ इंडिविजुअल भी कहा जाता है। रोल ऑफ इंडिविजुअल जो आपका होता है वो डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, उसकी परसेप्शन हो जाती है और उसको डोमिनेट किया जाता है वेब थिंकिंग के ऊपर। और जो वेब और ग्रुप आइडियाज हैं उसको ग्रेटली इफेक्टिव तौर से कम्युनिकेशन का तरीका बनाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेडिशन में अगर देखा जाएगा तो इंडिविजुअलिज्म को ज्यादातर लोग जो हैं वो फील करते हुए इन मैसेज को एक राइट पर्सन के तौर पर लेते हैं और उनको फॉलो कर रहे होते हैं। जबकि जो ग्रुप थिंकिंग है वो अब चाइनीज कल्चर है जिसको विमर टीचिंग का तरीका भी कहा जाता है। ये आपका छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको बताया गया। सो रेंज ऑफ राइटिंग एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो रेंज है जिसको आप रिटर्न में लेके जाते हैं, डानियल जी रॉडन 2005 के मुताबिक जो उसने टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के मुताबिक में कुछ प्रीफेस तैयार किया था कि उसकी एक सीक्वेंस बनाया गया जो कि आज के दौर में उस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। उसमें एनुअल रिपोर्ट शामिल है, उसमें बुक्स शामिल है, कंप्यूटर हार्डवेयर गाइड्स शामिल है, आप रिटर्न कम्युनिकेशन का तरीका आप किस तरह विकास करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की गाइड्स तैयार कर सकते हैं रिटर्न में। और ये सारे का सारा रिटर्न टेक्निकल कम्युनिकेशन है। मैगजीन्स में आप देख सकते हैं लिखा होता है, न्यूज़ लेटर में आप टेक्निकल जो कम्युनिकेशन के तरीके लिखे होते हैं कि जो टेक्निकल इरा को किस तरह कन्फाइन कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को मैनुअल तौर पे प्रमोशनल मटेरियल्स आप देख सकते हैं, रेफरेंस गाइड होती है, प्रोफेशनल आर्टिकल्स होते हैं जो स्कॉलर्स आर्टिकल कहलाते हैं, ये भी टेक्निकल राइटिंग कम्युनिकेशंस है। प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर गाइड्स होती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, इसके अलावा न्यूज़ आर्टिकल एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। ये तमाम की तमाम टेक्निकल कम्युनिकेशन के वे में आती हैं। सेकंड आपका
जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है किसी भी इरा में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी आपका जो एक लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए डेली लाइफ्स को ईमेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, टेक्निकल कम्युनिकेशन की ये इम्पोर्टेंस होती है कि वो किस तरह अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाया जा सकता है, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस, वेदर रिलेटेड टू पर्सनल, वेदर रिलेटेड टू एनी मैसेज विच सेंड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो आपकी एक इम्पोर्टेंस होती है कि आप जो है ना उस मैसेज को, वो प्रपोजल भी हो सकते हैं, रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, रिटर्न भी हो सकती है, आपकी प्रेजेंटेशन भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, आपकी पॉलिसीज होती हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए टेक्निकल कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जो है ना उनको किस शेप में आप तैयार कर सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट हो सकते हैं, आपका अक्रॉस द बॉर्डर चीज़ें हो सकती हैं, रिटर्न एंड पब्लिश मैगजीन्स में आप इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स हो सकती हैं। तो ये सारे का सारा जो चीज़ें हैं वो आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन में होती हैं, और इसके बगैर जो है ना वो तरीकाकार या आपका जो गुजर बसर है वो नहीं हो सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा कंसिडर की जा सकती है। स्कोप ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप देखा जाए तो इसका स्कोप क्या है आने वाले दिनों में, अगर आप बात की जाए तो इसका बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है। एज ए स्टूडेंट के तमाम डिसिप्लिन, खसूसी तौर पर लर्न टू इंग्लिश लैंग्वेज का आप स्कूलिंग करते हैं, आप ऑलमोस्ट 12 ईयर तक उसको सीखते हैं और इंग्लिश को कंसिडर करते हैं, और उसी इंग्लिश को यूटिलाइज करते हुए आप टेक्निकल कम्युनिकेशन में यूटिलाइज करते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में जो आप लर्न कर रहे हैं ये वक्त की ज़रूरत है, जिसमें आप टेक्निकल राइटिंग स्टाइल को सीखेंगे, एजुकेशन के वे में टेक्निकल राइटिंग के फॉर्म में आप टेक्निकल मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए ऑक्यूपेशनल वे में टेक्निकल तौर पर और बिजनेस में उनको यूटिलाइज करेंगे। इसको भी इंग्लिश की स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आप इस काबिल बनते हैं कि कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव तरीके से स्टूडेंट लर्न करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके आप ग्लोबलाइज दुनिया में, जिसमें आप कई किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटी की फील्ड्स में इसमें आपको देखने को मिलते हैं। हाउ ओवर पाकिस्तान में इसका जो है ना अभी एबिलिटी बहुत कम है, वो कि ज़्यादातर आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो बयान किया गया है, इसकी रिकग्निशन की ज़रूरत है, ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करने के तरीके, ताकि स्टूडेंट इस किस्म की लर्न करके अपने स्किल को इंप्रूव करने के साथ टेक्निकल कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करते हुए रिटर्न फॉर्मेट में आगे बढ़ सकते हैं। जो कि आज ये पता नहीं कब सिलेबस डीएस स्टूडेंट तैयार किया हुआ है, लेकिन आज की दुनिया में पाकिस्तान जो है ना राइटिंग की दुनिया में चौथे से 5वें नंबर पर आ चुका है। बट फिर भी यहाँ पे जो किसी ने रिसर्च करके ही लिखा होगा कि फिर भी इस पे काम करने की जरूरत है। और सेवरल सेक्टर, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, इंश्योरेंस है, स्किल्ड सेक्टर्स में आपको स्किल्ड की जरूरत होती है। और लार्ज स्केल पे आपने स्पीकिंग के लिए, टेक्निकल राइटिंग के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए गाइडलाइंस की जरूरत होती है। और इन तमाम चीज़ों के अवाइल में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को आप तैयार करके मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। ये आपका स्कोप है टेक्निकल कम्युनिकेशंस में कि आप लर्न करके क्या सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग, असरात क्या होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, इसका असर तो होता है। अपने एग्जाम को भी उठा के देख लिए कि वो भी आपका रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप कंपोज भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको लिखना पड़ता है। तो ये आपका इम्पैक्ट है आपकी इस जिंदगियों में। इसका जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें टेक्निकल राइटिंग का बड़ा महसूस किया गया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इसको टेक्निकल राइटर्स को प्रोड्यूस किया गया ताकि ग्लोबली कम्युनिकेशन किया जा सके। और इसके एडवांटेज को ईस्टर्न नेशन ने इसका एडवांटेज उठाया, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ग्रिप हासिल करने के बाद राइटिंग रिटर्न में उन्होंने डेवलपमेंट कंट्रीज को लर्न करवाया लैंग्वेज को, और बहुत से टाइम को स्पेंड किया इस प्रोसेस के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो है ना इन तमाम चीज़ों से एडवांटेज उठाया जा सके। ताहम इंटरनेट और मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जो कपल ऑफ ईयर से डेवलपमेंट कंट्री में लाइक पाकिस्तान में इस चीज़ को रियलाइज किया जा सकता है कि आप टेक्निकल जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज़रूरत है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इसमें अगर बात की जाए, जिसमें आप में कंपनी की प्रोडक्ट हो सकती हैं, उसको एलेबोरेट करना, आपके इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना, ऑडियंस और वीडियो एजेस को बिजनेस इंपॉर्टेंस के लिए एग्जाम्पल प्रोग्राम को तरतीब देना, अफेक्टिव वे में टेक्निकल राइटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। किसी भी कंपनी के कंज्यूमर तक जो पम्फलेट आप अपने प्रोडक्ट के बनाकर पेश कर रहे होते हैं उसके लिए ज़रूरत होती है। उसके लिए
लिए भी राइटिंग टेक्निकल की जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम के तमाम जो इम्पैक्ट है आपकी सोसाइटी में, इसके लिए भी बहुत ये एसेंशियल है। मेजर ट्रेड्स हैं, इसकी खसूसियात हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले आपकी ऑडियंस इस किस्म की होनी चाहिए जिसकी आप अप्रोच कर सकें ताकि आप टेक्निकल कम्युनिकेशन, मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेस, आपने एक मोबाइल तैयार किया और इस मोबाइल के फीचर्स आपके और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपने रिटर्न फॉर्म में जो एक पंफलेट साथ होता है, एक चीज आप खरीदते हैं उसके साथ आप एक बुकलेट देती है, वो आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाती है और ऑडियंस तक अप्रोच होती है उस चीज की। तो उस स्टाइल को आप पहुंचाना चाह सकते हैं जिससे आपका एनहेंसमेंट रिलेशनशिप आपका एनहेंस होता है और रीडर पढ़ के इस काबिल होते हैं कि उसके जो फीचर्स हैं उसको समझ सकें और उसका जो टेक्निकल तरीका कार है उसको एंड यूजर तक पहुंचाने का उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये सबसे पहले आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन का पहला ट्रेट है जिसको आप अप्रोच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो इसका है देखा जा सके तो इसमें कम्युनिटी आपकी इनहेंस होती है, आपके फॉलोअर ज्यादा बढ़ते हैं, इंटरेक्टिव चीजें आप डिफाइन कर रहे होते हैं, आपके पर्पस उसको डिफाइन होते हैं और अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। सेकंड इसका जो आपका जो तरीकाकार होता है, जब आप मोबाइल को फर्ज करें आपने तैयार कर लिया, उसके फीचर्स को तैयार कर लिया, उसने आपने टेक्निकल जो चीजें हैं वो राइट डाउन की हुई है बुकलेट की शक्ल में, वो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा। जब वो एंड यूजर तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, आपके कस्टमर तक पहुंचेंगे, तो उनको तमाम चीजों को जब वो पढ़ लेंगे तो उसका क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप इनहेंस होगा उनके साथ, यानी कि वो आपका कस्टमर बन जाएगा, वो और 10 लोगों तक पहुंचाएगा। और ये स्क्राइबर 1997 में उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था। ये आपका इससे रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। ये सेकंड आपका ट्रेट है। थर्ड आपका ट्रेट है कि आप इस तरीके से टेक्निकल कम्युनिकेशन आपने तैयार करनी है कि जो रीडर है यानी कि वो एनेबल हो सके, इस काबिल हो सके कि उसको पढ़ सके और उसके बाद आप वो एक्शन ले सके। मिसाल के तौर पर मैंने मोबाइल ले लिया और उसमें तमाम पंफलेट उसके फीचर्स को मैंने सीख लिया, मैं इनेबल हो गया उसको यूटिलाइज करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसका तमाम जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसको समझ गया, उसके फीचर्स मुझे पसंद आ गए हैं, उसकी उसमें जितनी भी फैसिलिटी दी गई है वो मुझे पसंद आ गया, तो आपका रिलेशनशिप तो एनहेंस हो गया। फिर उसके साथ साथ उसका जो एक्शन होगा जो आपको रिटर्न फॉर्मेट में मिला हुआ है उससे वो लोगों को टेक्निकल कम्युनिकेशन के लोगों को और तक बढ़ाएगा जिससे वो उसका रिएक्शन होगा एज ए रीडर, तो इससे भी आपकी कम्युनिटी में इजाफा होगा। ये तीसरा फायदा है। चौथा आपका है टेक्निकल कम्युनिकेशन आकर विद इन कम्युनिटी, जैसा कि पहले भी आपको बता दिया, जब आपका रिलेशनशिप एनहेंस हो गया आपका फीचर्स को देखने के बाद फिर आपका एक्शन जो है ना वो देखने को मिल गया आप पढ़ने वालों को, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कम्युनिटी है उसमें इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर हमारी सोसाइटी में एजुकेशन कम्युनिटी है, लॉ कम्युनिटी है, होम एंड सोर्स कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जब इस चीज को अक्रॉस कम्युनिटी तक आपका मैसेज पहुंचेगा तो वो आपके फॉलो अप में इजाफा होगा। तो ये भी आपकी ट्रेड्स में एक जरूरी है कि आपकी कम्युनिटी में इजाफा हो जाए। ये भी आपकी खसूसियात में शामिल है जो आपने रिटर्न कम्युनिकेशन पंफलेट की शक्ल में उसकी डिफाइन करके दिया होगा। नंबर 5 आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन इज इंटरेक्टिव वे। जब आपका टेक्निकल जो कम्युनिकेशन का एक सोर्स है, मिसाल के तौर पर मोबाइल मैंने आपको परचेज किया हुआ है, उसके मैंने इंटरेक्ट करना है हमेशा लोगों को कॉल करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए, तो इससे भी आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन का इंटरेक्शन होगी सेंडर और रिसीवर के दरमियान। तो ये कम्युनिकेशन का तरीका जो है ना, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी फैक्ट जो भी इस चीज को होगी, आपकी जो हर्डल्स होगी उसका वो खत्म होगी, प्रॉब्लम लोगों की से रिजॉल्व होगी। तो इसमें इंटरेक्शन होगा टेक्निकल कम्युनिकेशन का, लोगों को एट द एंड एक्सपीरियंस में इस किस्म का नॉलेज गेन होगा कि एक दूसरे के साथ रवाबत कर सकें। तो ये भी आपका ट्रेड में शामिल होता है और ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है टेक्निकल कम्युनिकेशन की दुनिया में। नंबर 6 पे आपका डेफिनेटली आपका जो पर्पस है एंड यूजर तक आपने पहचाना है। एप्लीकेशन जो होती है उसको कई तरह की पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें
टेक्निकल कम्युनिकेशन जब आप लिखने होते हैं, इसके डिफाइन पर आप एप्लीकेशन लिखते हैं जॉब के लिए, लीव के लिए, आप मेडिकल फैसिलिटी के लिए लिखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपने लैंग्वेज को लर्न करना होता है, मेथड जो होते हैं उसको अडाप्ट करना होता है, फॉर्मल वे है, इनफॉर्मल वेज है, इन तमाम चीज़ों को लर्न करते हुए आप इन चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपका छठा। सातवां है कि आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन इज एप्रोप्रिएट, आपको मुनासिब तरीके से अल्फाज का चुनाव करना होता है और उसको फॉर्मल तरीके से देखना होता है, और जिसमें आपका क्वालिटी ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में इजाफा होगा। सूटेबल वर्डिंग को यूज़ करना है आपने ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आपकी एक्सेसिबिलिटी में इजाफा हो सके। आपने ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है एप्रोप्रिएट कल्चर के लिए, सोसाइटी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको प्रेफरेंस मेल किया जा सके, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आप मैसेज के थ्रू इनपुट करते हैं। बिहेवियर आउटपुट ये होता है कि रिसीवर करने वाला, ये मैसेजर है, रिसीवर है, उसको अंडरस्टैंड करता है। आपने स्पीकिंग भेजी है, आपने राइटिंग भेजी है, आपने ग्राफिक्स भेजी है, आपने वीडियोस भेजी है, ये आपकी कोडिंग है, ये डी कोडिंग है। कोडिंग मीन्स आपने जो लिखा है, और डी कोडिंग मीन जो उसने अंडरस्टैंड किया है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो इस तरह आपका एप्रोप्रिएट वर्डिंग का यूज़ करते हुए आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज़ आपने इसका स्किल्स को लर्न करना है, एजुकेशन को लेना है, और इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 आपका जो ट्रेड है, आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपका मैसेज पहुंचाने के लिए, जिसमें आप इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है प्लानिंग के बाद, जिसमें आपकी डाटा कलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है आपने प्रेजेंटेशंस को, रीडर को पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, उसमें आपने शुरू से लेके आखिर तक आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है। सेंटेंसेस में आपने जुमले होते हैं, फर्स्ट लेवल हेडिंग, सेकंड लेवल हेडिंग, थर्ड लेवल आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, और हेडिंग्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल की हेडिंग्स को यूटिलाइज करते हुए, और आपने जो फॉर्मेट दिया होता है उसको फॉलो करना होता है, जिसमें आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, रीजन लिखनी होती है, आपने फैक्टर को इन्वॉल्व करना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निकल कम्युनिकेशन का तरीका है। देन आप उसको मेल करते हैं, आपका प्रिंट निकाल के बाद उसको भेजते हैं। मुख्तलिफ तरीके के आपके वे होते हैं, कुरियर के थ्रू आप भेज देते हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है। ये 8वें किस्म की खसूसियत है, इनके ट्रेट है आपकी इन तमाम चीज़ों में। नेक्स्ट आपका ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, कि आपने मतलब सोसाइटी में भी कर लिया, आपने स्कूल कॉलेज में भी कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कर लिया, लोकल आपने प्रोविंशियल लेवल पे, कंट्री लेवल पे भी आपने कम्युनिकेशन कर लिया, लेटर की शक्ल में, रिटर्न की शक्ल में आपने पैगाम भी पहुंचा दिया, मोबाइल इख्तियार करने के बाद उसके फीचर करके अपने ऑडियंस को भी बता दिया। अभी आपने, ये था आपका लोकल डिपेंडेंसी, अभी आपने ग्लोबलाइज लेके जाना है टेक्निकल कम्युनिकेशन के। इन्हीं चीज़ों को आपने एक्सपेंड कर देना है। बट कुछ फॉर्मेट होते हैं जिसमें एपीए फॉर्मेट होता है, हार्वर्ड फॉर्मेट होता है, एमएलए फॉर्मेट होता है, कि आपने इस चीज़ को अभी एक्सपेंड कर देना है, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है इस कम्युनिकेशन, तो उसको ग्लोबल एस्पेक्ट कहा जाता है टेक्निकल की दुनिया में। और ये जो है ना, वाल्टर बीच 1992 में उसने इस चीज को डिफाइन किया था, हॉफ्ट ने भी 1995 में इस चीज को डिफाइन किया था, जिसमें आपका जनरल तरीकाकार भी हो सकता है, लोकलाइजेशन भी हो सकता है, और रेडिकल तरीकाकार भी हो सकता है। आपने स्ट्रेटेजी को अडाप्ट करते हुए क्रॉस कल्चर का कम्युनिकेशन आपने करना होता है। कल्चराइज को समझने के बाद सोसाइटीज के साथ आपने वर्ड की शक्ल में, फॉर्म्स की शक्ल में, डिफरेंट लैंग्वेज को ग्रैब करते हुए अपना जो है ना कम्युनिकेशन करना होता है। ये आप ग्लोबलाइजेशन में रिला में आ जाता है। तो इसमें, इसकी कंटेक्स्ट में सबसे पहले है रेडिकल ग्लोबलाइजेशन। रेडिकल ग्लोबलाइजेशन होती है, इसमें डेप्थ नॉलेज शामिल होता है, इसमें कल्चरल डिफरेंशिएशन चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें आपके अफेक्टिव वे में यूज़र को उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग और उसका एक्शन पहुंच सके। मिसाल के तौर पर नैन्सी हॉफ्ट ने इन तमाम चीज़ों को अमेरिकन डॉक्यूमेंट में लोकलाइज को इस तरह डिफाइन किया है फॉर ब्रिटिश ऑडियंस के लिए, कि यानी कि एक अमेरिका का बंदा था और उसने बरतानिया में आके अपने कम्युनिकेशन करना था, तो उसने सबसे पहले वहाँ के फीलिंग, थिंकिंग और उनका एक्शन और उसके कल्चर को समझा, और वहाँ की लैंग्वेज, अमेरिका की लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज
लैंग्वेज में उसकी वर्डिंग में डिफरेंशिएशन काफी पाया जाता है, उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी करेंसीज में, उनकी अमाउंट्स में भी फर्क पाया जाता है। वहां पे डॉलर चलता है, यहाँ पे पाउंड, यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड चलता है। उनकी मेजरमेंट और उनके मैटर्स में डिफरेंशिएशन, यानी कि उसके कल्चर को पहले समझा। तो ये रेडिकल लोकलाइजेशन कहलाती है, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और ये हॉफ्ट 95 एक स्कॉलर था, उन्होंने इसकी थिंकिंग को और इसके एक्शनलाइज को समझते हुए कुछ रूल्स को शामिल किया कि आप ग्लोबलाइजेशन जब टेक्निकल कम्युनिकेशन करना है तो इन रूल्स को फॉलो करना है, जिसमें आपने आपके उनके एटिकेट्स को तैयार करना है, रूल्स को, और उसके टाइमली जो है ना उसके अप्रोच और डिस्टेंस वगैरह उसको देखना होता है, ताकि आसानी से इफेक्टिवली आपका कम्युनिकेशन हो सके। इसके अलावा जो स्पीच है वो उसमें रेट ऑफ इंटेंसिटी देखनी है, सिंबल्स को यूटिलाइज करना है, आपका इकोनॉमिक, रिलीजन, सोसाइटी को आपने लोकलाइज को समझते हुए अपने कम्युनिकेशन करना है। इसके साथ साथ आप वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की सलूशन पेश करनी है, देन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए आप रेडिकल लोकलाइजेशन इसको कहा जाता है कि आपने हाउ नो रखनी है वहाँ की कम्युनिटी की, कि वो किस किस्म के मैसेजेस को इंडिकेट करते हुए समझ सकते हैं। आप जो सेंड कर रहे हैं एक कम्युनिटी को, वहाँ की कम्युनिटी किस चीज़ का टेस्ट रखती है, कैसे अंडरस्टैंड करती है, उसके कल्चर को एसोसिएट करके अपने कम्युनिकेशन को फॉर्मली तैयार करना है इन रिटन शेप में, और फिर उन्हीं चीज़ों को आपने अडॉप्ट करते हुए इस एक फॉर्मल वे को, जो ऊपर हमने ये 5-6 जो टर्म्स डिस्कस की हैं, अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन को फॉर्मेट की शक्ल में राइट करके आपने उनको आगे बेचना है। तो ये आपका रेडिकल जो है ना वो चीज़ें हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, बहुत बड़ी तादाद में जो हार्डली लोगों को जानते हैं, जहाँ पे वो कंट्री टू कंट्री पीपल्स को रेफर करते हैं, ताकि वो वहाँ के रिलेशनशिप में बिल्डअप कर सके, उनकी सिग्निफिकेंस ज़ाहिर होती है बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। एक पाकिस्तान का बंदा अमेरिका जाके इतनी जल्दी तो बिजनेस कंडक्ट नहीं करेगा, या अमेरिका का आके पाकिस्तान तो इतनी जल्दी नहीं करेगा, यहाँ पे आके कल्चर को हाउ ना करेंगे। मोस्टली ये होता है कि वो मिसाल के तौर पर मैं लैंग्वेज को जानता हूँ, वो मुझसे अप्रोच करेंगे, मुझे यहाँ पे हायर कर लेंगे एज ए उनका बिजनेस जो है ना वो सिंडिकेट। तो मैं यहाँ पे चूंकि हर कल्चर को समझता हूँ, तो इस किस्म की टर्मिनोलॉजी को यूज करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा थिंकिंग पैटर्न को देखते हैं, इसमें क्या होता है। यूएस के थॉट्स को अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो पैटर्न है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए जो उसकी परसेप्शन होती है, जो असरात होते हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है, उनकी तजावीज़ तैयार की जाती हैं उन केसेस के रेलिवेंस में। फिर वहाँ पे फाइंडिंग निकाली जाती हैं उस कल्चर को समझते हुए, और उसका जो पैटर्न है उसको देखा जाता है कि उसके आम थॉट क्या है, जिसको वेब थिंकिंग भी कहा जाता है। जबकि चाइनीज ट्रेडिशन में ग्रुप की शक्ल में इन तमाम चीज़ों को लिया जाता है, और वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है ना उसको यूटिलाइज किया जाता है। जैसा कि अमेरिकन थिंकिंग में आई गो टू द लंच एवरी डे, मैं रोजाना लंच के लिए जाता हूँ, जबकि चाइनीज थिंकिंग में क्या है, एवरी डे, हर रोज टू लंच मैं खाना लंच करता हूँ, आई गो, और उसके लिए जाता हूँ। यानी कि मैसेज एक ही पहुंचाना है लेकिन डिफरेंट मेथड है, थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है। ये अमेरिकन वे है, ये चाइनीज वे है। अमेरिकन जो है ना इंडिविजुअलिज्म पे यकीन रखते हैं, और ये वेब थिंकिंग पे यानी कि कंबाइंड ग्रुप थिंकिंग पे ये यकीन रखते हैं। तो इस किस्म का थिंकिंग पैटर्न्स को समझते हुए भी आपने जो है ना वो कम्युनिकेट करना होता है। तो रोल ऑफ इंडिविजुअल, जैसा कि आपको पहले ही बयान किया जा चुका है कि मैं एज ए इनफरादी तौर पर किसी भी किस्म की परसेप्शन लेता हूँ तो उसको सोचता हूँ वेब थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वेब थिंकिंग एक ग्रुप आइडियाज होता है, इंडिविजुअल थिंकिंग इनफरादी तौर पर होता है। यूनाइटेड स्टेट में इनफरादी जो है ना इंडिविजुअल थिंकिंग के रोल को लिया जाता है, जबकि वेब थिंकिंग जो चाइनीज तरीकाकार में लिया जाता है, यानी कि ग्रुप थिंकिंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह रोल ऑफ इंडिविजुअल को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। रोल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज में क्या है कि यूनाइटेड स्टेट में आप डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए इन तमाम चीजों को लेके चल रहे होते हैं, जबकि वेब थिंकिंग, जिसको वीमर ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है, चाइनीज कल्चर्स में जो है ना वेब थिंकिंग को, ग्रुप ऑफ थिंकिंग को लेके जाता है, वो पहले लेटर को लेकर जाता है। रोल ऑफ डायरेक्ट में इंडिविजुअल को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट मैसेज जो है ना वेब थिंकिंग को यूटिलाइज किया जाता है। तो इन तमाम चीजों को दोनों
दोनों मेथोडोलॉजी को थिंकिंग ऑफ चाइनीज कंटेक्स्ट में किस तरह देखा जाता है और इंडिविजुअल थिंकिंग को इस तरह इंडिविजुअल को रोल ऑफ डायरेक्ट के लिए लिया जाता है और वेब थिंकिंग को इंडायरेक्ट मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज कंटेक्स्ट में। जनरल लोकलाइजेशन में क्या हो जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की डेली लाइफ की रूटीन मैटर्स में आ जाती है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती है। मिसाल के तौर पर आपका डेट फॉर्मेट किस तरह लिखना है, करेंसी किस तरह यूज की जाती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसा हो जाता है, कंट्री टू कंट्री डिफर चीजें कार्य होती हैं। और लिटरेचर के मुताबिक इन चीज़ों को कंटेन किया जाता है जब आप रिटर्न चीज़ों को ग्लोबल कंटेक्स्ट में डील कर रहे होते हैं। और ये जो कंसर्न्स है इसको लिए एक्सपर्ट राइटर को लिया जाता है ताकि वो इस किस्म के डॉक्यूमेंट तैयार कर सके ताकि दूसरी कंट्री में अपनी जो जर्नल चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा सकें डिटेल के साथ, डेली लाइफ के रूटीन मैटर्स के साथ। जैसा पहले भी मैंने आपको पहुंचाया कि अमेरिका में अगर कोई बिजनेस अमेरिका पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रहा है और मैं यहाँ पे इस लैंग्वेज को समझता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज को, या आप समझते हैं, यहाँ पे मैं कल्चर स्पेसिफिक को जानता हूँ, स्टाइल को जानता हूँ, तो वो मुझे अप्रोच करेंगे, मुझे हायर कर लेंगे और मैं उनके साथ मिलके उनकी जो लोकलाइजेशन वहाँ की जो प्रोडक्ट है यहाँ पे पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे कल्चर के वाकफ हूँ। इसी तरह पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है यूके यूएस में ले जाएंगे तो जनरल लोकलाइजेशन को वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ के मेजरमेंट है, वहाँ पे कंट्री कंट्री जो कल्ट्री है, उनके नॉर्म्स है, उनकी ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको पहले लर्न किया जाएगा। वहाँ पे एक्सपर्ट जो नेटिव राइटर्स हैं उनको हायर करके डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाएगी, या अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो उसकी जनरल लोकलाइजेशन को तैयार करके कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह भी आपकी बिजनेस कम्युनिटी में एनहेंसमेंट हो सकती है। कल्चर स्पेसिफिक रेफरेंस जरूरी है। कल्चर स्पेसिफिक रेफरेंस इसलिए जरूरी है ताकि आप जो बिजनेस इनिशिएट लेना चाह रहे हैं या टेक्निकल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उसके कल्चर की जो स्पेसिफिकेशंस है उसको जानना बहुत जरूरी होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यूके बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो वहां पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर ली, वहां पे कल्चर्स को भी हाउ नाउ कर लिया, लेकिन वहां का रेफरेंस मुझे चाहिए होगा या चाइना पहुंचने के लिए वहां के जो लोकलिटीज हैं वहां को मैं हायर कर लूंगा या उनके साथ मेरा चलना उठना बैठना हो जाएगा, हाउ ना हो जाएगी, तो वो मेरा रेफरेंस बन जाएंगे। तो वो स्पेसिफिक कल्चर रेफरेंस कहलाएंगे जिसकी बेसिस पे मैं इन तमाम चीजों को कंसीडर करके अपने बिजनेस के टेक्निकल कम्युनिकेशन को तैयार करते हुए इन तमाम चीजों को फाइनलाइज कर सकूंगा। टाइम फॉर्मेट चूंकि डिफरेंट होता है, डे मंथ ईयर का डिफरेंट कैलेंडर्स यूटिलाइज होते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहे होते हैं, तो उनको कोई ये इस्तेमाल कर रहा होता है आपका जनवरी 3 2020, तो कुछ ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनको भी आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जब तैयार करनी है तो उनको भी उस कंटेक्स्ट में देखना पड़ता है। वेट एंड मेजरमेंट यही होता है कि यूनाइटेड स्टेट में आप जो मैट्रिक सिस्टम चल रहा होता है, किलोमीटर्स में मेजरमेंट होती है, ग्राम्स में होती है, लीटर्स में होती है, सेल्सियस मीटर को इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह किलोमीटर्स और माइल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके कंटेक्स्ट में भी वेट एंड मेजरमेंट को टेक्निकल कम्युनिकेशन में देखा जाता है। टाइम फॉर्मेट, वेट एंड मेजरमेंट को, करेंसी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये, अमेरिका में डॉलर है, यूके में पौंड्स है, चाइना में युआन को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको भी देखते हुए जो है ना आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन तैयार की जाती है। नंबर फॉर्मेटिंग का भी बहुत जरूरत होती है। पाकिस्तान का 0300 है, अमेरिका में जो है ना आपका जो कॉमा डिवाइड इस्तेमाल होता है, ये वाला फॉर्मेट चलता है। जर्मनी ने ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में, तो इसको भी आपने खतर खा में लाते हुए चलना होता है। टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये दूसरा नंबर फॉर्मेट था और टेलीफोन नंबर पाकिस्तान में 0300 है, और आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट में ये वाला फॉर्मेट है नंबर के कंटेक्स्ट में, और ये ग्रुप ऑफ ये वाला चलता है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में। और इस तरह इन तमाम चीज़ों को एड्रेस और सिटी को जो आप टेक्निकल कम्युनिकेशन में लिखा जाता है, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में कुछ और है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का राइट डाउन करने के लिए, बिजनेस लेटर लिखने के लिए भी इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। पेज साइज, पाकिस्तान में A4 स्टैंडर्ड साइज चल रहा है और वहां पे अमेरिका में 8.5 × 10 ये स्टैंडर्ड साइज चल रहा है, तो इसको भी उनके डायमेंशंस को देखते हुए आपने पेज साइज को अडॉप्ट करना होता है। स्टाइल आपका फॉर्मेट क्या है, आपने हॉफ्ट का लिया है, लॉक का लिया है, पोस्टस का लिया है, किसका आपने रिटर्न फॉर्मेट लिया हुआ है, उसको भी आपने देखना है जब आपने रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है। स्लैंग का और इडियम्स और जॉर्गन का आपने अवॉइड करना है जब आपने बिजनेस कम्युनिकेशन करनी है, जब आपने क्रॉस पैडिंग करनी है, एकेडमिक पेपर लिखना है,
प्रेजेंटेशन लिखनी है, आपने स्पीचेस करनी है, तो इस किस्म की स्कूल और स्किल स्टडीज की लैंग्वेज से आपने जो है ना वो यूज नहीं करना है। फॉर्मल आपने लैंग्वेज को यूज करना होता है और इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में और इसकी लैंग्वेज में। जब आपने प्रेजेंटेशन लिखनी है, पेपर लिखना है, कुछ भी करना है, ह्यूमर यानी कि मजाहिया कलिमात को आपने इस्तेमाल नहीं करना अपने बिजनेस लैंग्वेज में या टेक्निकल कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, उससे भी आपने अवॉइड करना है। वेदर रिलेटेड टू आप राइट डाउन कर रहे हैं बिजनेस लैंग्वेज में, वेदर रिलेटेड टू आप ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ह्यूमर किस्म की लैंग्वेज को भी आपने रिटन में या ओरल में आपने टू द पॉइंट रहना है, और ये टेक्निकल कम्युनिकेशन का भी एक अच्छा ट्रेट समझा जाता है। इसके अलावा आपने अवॉइड करना है पून्स को, मेटाफोर्स को और स्माइलीज को, मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं आपने इंडिकेट जो कर रहे होते हैं अपनी अपीयरेंस को जाहिर करने के लिए, और स्माइलीज को, मेटाफोर्स को आप यूज कर रहे होते हैं, तमाम चीजों से आप होना होंगे, तो डेफिनेटली आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन को या बिजनेस लैंग्वेज को रिटर्न फॉर्मेट में आपने इन तमाम चीजों को अवॉइड करना है। यूजेस ग्लासरीज, ग्लासरीज ये वो होती है कि आपने बहुत सी रेफरेंस दिए होते हैं, मुश्किल लैंग्वेज को आसान चीजों को लिखा हो जाता है और उनको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का इस्तेमाल किया होता है ताकि वर्ड को आसानी के साथ जो है ना समझ सके। आपने ग्लॉसरीज को इस्तेमाल करना है आपकी डॉक्यूमेंटेशंस के लिए एट द एंड, ताकि उसको इंटरनेट को यूज़ करते हुए सर्चेस के लिए जो आपकी हैपनिंग हो रही हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिसाइजली तैयार करके उनकी वर्डिंग को साथ अटैच करना होता है यूज़ ऑफ ग्लॉसरीज को। इसके साथ साथ आपने कुछ ये चीज़ें पॉइंट दिए हुए हैं कि आप इनको यूटिलाइज करते हुए आपने लिंक्स क्रॉस करना है, आपने ऑनलाइन ग्लॉसरी को तैयार करना है, आपने आर्टिकल्स एंड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो पैगाम है, जो मैसेज है, आपके डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जाए। ये सारे के सारे तरीकाकार है। इसके अलावा आपने रिलेटिव प्रोनाउन को लाजमी इस्तेमाल करना है। उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, होम, विच एंड दैट का इस्तेमाल होता है। आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन में ये एक एसेंशियल चीज़ है जिसमें आपको सेंटेंसेस को आसानी से समझा जा सकता है और आपकी जो रिकवरी है आपकी नॉन्स की प्रोनाउंस के थ्रू इस्तेमाल करते हुए आसानी से स्पीकर जो है इंग्लिश स्पीकर उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपने जो होम फोन्स हैं उनको अवॉइड करना है यूज करने के लिए। होम फोन्स मींस सेम साउंड, इस किस्म की जो सेम साउंड को अवॉइड करेंगे क्योंकि आपने जो मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो अडॉप्ट किए हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेज को ग्लोबली तौर पर, और उनका जो अवेंडेंस है उनको कंफ्यूजिंग जो आपकी जो क्रिएट करते हैं वो अल्फाज, उनको होम फोन्स का नाम दिया जाता है। और ये तकरीबन 7700 होम फोन्स कहलाते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में भी वही अल्फाज हो सकते हैं, फ्रेंच में भी वही हो सकते हैं, यूनान में भी वही हो सकते हैं, वो होमोफोन्स कहला जाते हैं। यानी कि सेम किस्म के जो अल्फाज होते हैं आपने टेक्निकल लैंग्वेज में डेलिबरेटली उनको यूज़ नहीं करना है। आपने राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग पीस यूज़ करने हैं, इनफॉर्मल एसेज यूज़ करने हैं रिटन कम्युनिकेशन के लिए, और ये ग्लोबली जो फॉर्मेट है आपको डिस्कस किया जा रहा है। तो इस किस्म के होमोफोन्स को भी यूज़ करना है, जो सेम किस्म के साउंड जो निकाले जाते हैं उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स जो है ना उससे आपने गेटिंग राइड ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, उसमें क्या होती है, उसमें वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एडिशनल किस्म की इंफॉर्मेशन आपने और वर्डिंग और फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं करने, क्लॉजेस नहीं इस्तेमाल करने अपनी बिजनेस लैंग्वेज में या टेक्निकल कम्युनिकेशन में, ताकि आपका एक अच्छा मैसेज दिया जा सके, उससे आपने निजात हासिल करनी है। इसके साथ साथ आपने जो बिजनेस लेटर लिखना है, बिजनेस कम्युनिकेशन करनी है, टेक्निकल कम्युनिकेशन करनी है, उसमें सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका जो मकसद है, जो आपने ऑर्डर है लिखना है, आपका जो टेक्स्ट बुक को यूज करते हुए सेंटेंसेस को, इंग्लिश सेंटेंस को यूटिलाइज करते हुए आपने क्लियरली मैसेज जो लिखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, बिजनेस को क्या नीड है, क्या आप को ज़रूरत है, आप क्या क्या चीज़ें फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपके उस टेक्निकल कम्युनिकेशन में या आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में उसको आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन करना है ताकि पढ़ने वाला उन चीज़ों को आसानी से आपके साथ कोलैबोरेट कर सके। अवॉइड वर्डली फ्रेजेस,
वर्ल्डी फ्रेजेस से आपने जो ऐसे जुमले हैं वो जो वर्ल्डी फ्रेजेस कहलाते हैं उसको आपने अवॉइड करना है। मिसाल के तौर पर नीचे कुछ मिसालें दी गई हैं जिसमें लंबे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसके साउंड मुख्तलिफ हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेली सेज जो आप इस्तेमाल करते हैं और वो कौन से हैं, वर्डी फ्रेज ये इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि मेजॉरिटी की जगह पर आपने मोस्ट लिख लेना है, एट एन अर्ली डेट की जगह सून लिख देना है, आफ्टर की जगह फॉलोइंग कर देना है, एट प्रेजेंट की ये इस्तेमाल करना है। ये वर्डी फ्रेजेस है और ये आपका कंसाइज फ्रेजेस है, इनको यूटिलाइज करना है आपने अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन में, तो आप कम्युनिकेशन आप आसानी से सीख जाएंगे। ये पूरे का पूरा टेबल दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल अवेयरनेस, जैसा कि पहले भी बयान कर चुका हूं कि लोकल से यानी कि पाकिस्तान से आपने इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन करना है, तो वहां के टेस्ट, वहां का कल्चर, वहां की जुबान, वहां का रहन सहन, वहां के लोग क्या चीज पसंद करते हैं, क्या चीज पसंद नहीं करते, वहां का उठना बैठना, ये कल्चर अवेयरनेस कहलाता है। और ग्लोबलाइजेशन दूसरा कंट्री यानी कि अपने मुल्क से चाइना के बारे में आप जानना चाहते हैं, इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, यूएई के बारे में जानना चाहते हैं, आप जो है ना मस्कत के बारे में जानना चाहते हैं, जहां पे आपका बिजनेस करना चाहते हैं अपने कंट्री से हट के, वो आपका ग्लोबलाइजेशन में आता है। और वहां के एरियाज के बारे में, वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में जो आपके पास अवेयरनेस होगी वो आपका कल्चर अवेयरनेस कहलाएगा। देन उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको भिजवाने होते हैं, जिस तरह आपका बिजनेस में एनहेंसमेंट में आपका जो है वो इजाफा हो सकता है। फाइनल लिस्ट है यहाँ पे दी गई कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, किस किस्म के सिनॉप्सिस आपने तैयार करने हैं, पॉइंट कौन से रखने हैं, कौन से सेक्शन रखने हैं, प्रोफेशनल वे को अडॉप्ट करना है, इंटरनेशनल ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए उन तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कम्युनिकेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक फॉलो करते हुए प्रिंट डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ऑनलाइन हेल्प आप ले सकते हैं, फॉर्म्स को आप सॉफ्टवेयर के तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड द पॉइंट, यानी कि आपने सेंटेंस को शॉर्ट रखना है, अपने जुमलों को जो आप लिख रहे होते हैं। सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस पहले भी बता चुका हूं, ये आपने उसको साथ करना है। एम्बेड करना है डिपेंडेंट क्लॉजेस को, जो आप इस किस्म की अवॉइड द यूज ऑफ एम्बेडेड डिपेंडेंट क्लॉज को आपने अवॉइड करना है। शॉर्ट पैराग्राफ को लिखना होता है, इजी लैंग्वेज में लिखना जाता है, आसान पैराग्राफ लिखने होते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है। अवॉइड एनी विजुअल, टेक्सुअल और इंटरेक्टिव पेटाफोर्स वगैरह आपने जो स्पेसिफिक नेशनल सोशल कंटेक्स्ट में होती हैं, मेल बॉक्सेस होते हैं, एनवेलप्स वगैरह जो होते हैं उनको यूटिलाइज करना है। इसके अलावा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को यूज करना है जो कि पॉसिबल है और अवॉइड करना है मजीद किस्म के मेटाफोर्स को एलैबोरेट करने के लिए। इसके अलावा स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए उसमें आपने डू आउट किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल करने के लिए, ये आप इन तमाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन ग्लोबलाइज बेसिस पे आपको तैयार हो जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं और ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के अवाइल में ही ये कुछ दी गई हैं, इनको आप इटसेल्फ रीड आउट करना है। और ये कोई क्लास दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप इनको याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे तो आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन में आसानी पैदा हो जाएगी। तो इससे आप बिजनेस कम्युनिकेशन में या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में या ग्लोबलाइजेशन कम्युनिकेशन में आप महारत हासिल कर सकते हैं, एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं और अपने सर्विसेज अपने किसी भी कंपनी में जाकर फराहम कर सकते हैं। रेफरेंस है जिससे आपको टेक्निकल अपना इन आर्टिकल से और बुक से उठाकर इस यूनिट को, जिसका नाम टेक्निकल कम्युनिकेशन रखा गया, तैयार किया गया था 9409, ये बीएस इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है गालबन थर्ड सेमेस्टर का ये होगा। और 3 जो है ना कोर्स कोड इस पूरे सब्जेक्ट को 9409 को कंप्राइजेस किया हुआ है, जिनके 3 किस्म के स्टूडेंट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला 9409 यूनिट है, तो ये था यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग किस तरह लिखी जाती है उसके साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाजत। आज के इस जो है ना वो चैप्टर में डियर स्टूडेंट हमने क्या चीज़ें बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज किया है जो बीएस इंग्लिश का है, जिसमें 1425 9409 8504 यानी कि 3 कोर्स कोड इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। और टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है आपका यूनिट नंबर 1 जिसमें हमने डिस्कस किया गया, इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। आपके इर्द गिर्द के माहौल में 9वीं 10वीं के स्टूडेंट हैं तो उसके भी लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस स्पीड
से चूंकि इसको पढ़ा जाता है ताकि आपका एक पूरा यूनिट एक वीडियो में आ जाए, स्टॉप कर करके इसको पॉज कर करके आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि इस किस्म के मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूं और आप लोग घर में बैठ के आसानी के साथ एक आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको यूटिलाइज करते हुए आप इस नॉलेज को देख सकें। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज। यूनिट 2 के साथ फिर हाजिर होंगे जो कि 3 कोर्स कोड को 8504 और 14259409 बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश जो के लिए आप लिए एसेंशियल है आज के दौर में सीखना, लर्न करना ताकि आप किसी भी जगह पे पहुंच के अपनी तरफ से फराम कर सकें। हमें दीजिएगा इजाजत हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज।